तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। और मैंने अभी तक आपके लिए सिर्फ पार्ट 1 ही अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपसे बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये क्यों अराइज होती हैं, इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने प्रकार की होती हैं यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन में 3 प्रकार की इकोनॉमी पड़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सब कुछ था पार्ट 1 में। अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो और भी अच्छी बात है। जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में या इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसके अलावा अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मैं आपसे उसमें बात करूंगा शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, और मे बी उसमें या उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपके सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटे सा पार्ट भी मिस नहीं करूंगा। बस आप लोग सारी वीडियोस देखते रहें। चलो तो मैं आपसे बात करता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्शन यानी आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब कितना पॉसिबल है, कितना आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। तो प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी और कर्व का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आपको क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको एक कर्व के फॉर्म में बना देना है, जिसे आप बोलते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये तो खैर हो गई नाम से मतलब। वैसे पीपीसी क्या होता है ये सुनो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज, आप 2 गुड्स की बात करोगे। कितने गुड्स की? सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स की। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी कर्व वो कर्व होता है जो 2 गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जो कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर बनाते हो। अब आप कहोगे सर ये कौन से कॉम्बिनेशंस हैं या कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ये बता दो हमें। सुनिए, सपोज करो आप लोग टोटल 5 स्टूडेंट्स हो। कितने हो? 5 हो, ए बी सी डी ए। ठीक, अब मैंने 5 से कहा, मैंने कहा देखो भाई ये एक खेत है आपके सामने, आपको इस पे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करना है। एक काम करता हूँ यार, मैं लिखते जाता हूँ, देन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपको प्रोडक्शन किसका करना है? एक तो व्हीट का और दूसरा आपको राइस का। आप लोग स्टूडेंट कितने हो? 5 सिर्फ। ए बी सी डी और ई, आप लोग 5 स्टूडेंट हो। प्रोडक्शन करना है व्हीट और राइस का। अब मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा भाई बताओ आप कितना प्रोडक्शन व्हीट का करोगे और कितना प्रोडक्शन राइस का करोगे। तो पहले स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि सर मैं तो सिर्फ व्हीट ही खाता हूँ, मुझे व्हीट ही अच्छी लगता है, तो मैं 100 के 100 व्हीट का प्रोडक्शन करूँगा, राइस का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है यार, आपने एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। मैं देन बी के पास गया, मैंने बी से पूछा, मैंने कहा भाई आप बताओ आप कितना प्रोडक्शन करोगे। तो बी ने कहा सर मैं 90 व्हीट का प्रोडक्शन करूंगा और 1 राइस का प्रोडक्शन करूंगा। अब आप सोचोगे कि सर ए कॉम्बिनेशन में 100 + 0 100 आ रहा था, बी कॉम्बिनेशन में 90 + 1 सिर्फ 91 आ रहा है। देखो जनरली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि व्हीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन जगह के हिसाब से सेम आए। मे बी कम जगह में व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, राइस का प्रोडक्शन कम हो सकता है, इसलिए इनका टोटल जरूरी नहीं है कि 100 ही आए। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं एक पर्सन सी के पास पहुंचा, तो मैंने सी से पूछा, मैंने कहा भाई बताइए आप कितना प्रोडक्शन करोगे। तो सी ने हमसे कहा सर 70 व्हीट का और 2 इसका। मैंने डी के पास गया, डी ने कहा 40 और 3। देन मैंने ई से कहा, तो ई ने कहा भैया 0 और 4, यानी वो व्हीट का प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, राइस का प्रोडक्शन 4 करेगा। तो पीपीसी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जो कि गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर बनाए गए हो। यानी मैंने जो आपको खेत कहा, आप उसी खेत पर प्रोडक्शन करोगे, आप ना तो जगह इंक्रीज करोगे ना ही जगह डिक्रीज करोगे, रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड रहेंगे। एक बार
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको पीपीसी कर्व ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve showing different combinations of two goods which can be produced within the available resources। जो कैसे प्रोड्यूस होंगे? अवेलेबल रिसोर्सेज पर, जो रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे आपको उसी पे प्रोडक्शन करना है। इसकी 3 एजम्पशंस भी हैं। एजम्पशंस का मतलब मान्यताएं। मान्यताएं तो समझते हो ना, जो आप एज्यूम करके चलते हो। यार मैथमेटिक्स में काफी कुछ एज्यूम किया है, एज्यूम एक्स किया है, वाई किया है, सेम यहां पर पीपीसी कर्व आपका तभी सही बनेगा जब आप ये चीजें मान के चलोगे। जब भी कोई लॉ बनता है, कोई डेफिनेशन बनती है, तो उसके कुछ ना कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ ना कुछ चीजें हमें मान के चलना पड़ता है। यहां पर आपको मान के चलना पड़ेगा। पहली चीज तो रिसोर्सेज आर गिवन, आपको रिसोर्सेज गिवन होंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ भी एडलेस नहीं करना है। रिसोर्सेज आर गिवन। दूसरा पॉइंट है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। एक तो रिसोर्सेज को आपको फुल यूटिलाइज करना है, पूरा पूरा उपयोग करना है। ऐसा नहीं है भैया ए कॉम्बिनेशन में आपने पूरे खेत पर आराम से खेतीबाड़ी की, जब बी कॉम्बिनेशन की बारी आई तो आपने कहा सर 5 फीट छोड़ दो, देन उसके बाद प्रोडक्शन करो। भाई छोड़ना नहीं है, एक तो आप फुली और दूसरा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब परफेक्ट वे में काम करोगे आप। तो 2 एजम्पशंस हो गई, कौन कौन सी? रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। और तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको टेक्नोलॉजी बार बार चेंज नहीं करोगे। जो आपने एक कॉम्बिनेशन में टेक्नोलॉजी लगाई है वही सारे कॉम्बिनेशन बनाते टाइम टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे। टेक्नोलॉजी के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको बताया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो भी आप टेक्निक लगा रहे हो वही टेक्निक हर जगह आपकी लगेगी। ठीक, तो पीपीसी कर्व की डेफिनेशन जल्दी से सभी लोग रीड कर लो, जल्दी से सभी लोग याद कर लो। मैं आपको एक बार और बताता हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच with the available resources which can be produced with the available resources on the assumptions। 3 assumptions याद करो। पहला, resources are given, दूसरा, resources are fully and efficiently utilized, और तीसरा, technology remains constant। अब आप कहोगे सर पीपीसी कर्व बना के दिखाओ, बट हाँ उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया कि पीपीसी कर्व को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम लोग एक तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब आप सोच रहे हो सर आप दूसरा नाम क्यों बता रहे हो? भाई एग्जाम में आपसे पूछा एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब बैठ के एग्जाम में सोचोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अरे भाई पीपीसी कर्व को ही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व दिखा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिखा, उसका मतलब क्या है कि आपको पीपीसी कर्व को ही एक्सप्लेन करना है। तो दोनों नाम याद रहेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलो एक काम करते हैं, पीपीसी कर्व बना के देखते हैं। वैसे तो आप लोग स्केल विस्केल लेके बढ़िया अच्छे से मेजरमेंट करके बनाओगे, बट फिर भी मैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो कर ही दूँ। तो 1 2 3 4 और ये आपका 5, ये नीचे हम लोग लेके चल रहे हैं राइस को, ठीक, ऊपर लेके चल रहे हैं हम लोग वीट को। तो वीट में तो भाई 0 40 100 80 पता नहीं क्या क्या है। तो एक काम करते हैं 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 40 60 80 देन 100। पहला कॉम्बिनेशन देखो, वीट पे कितना है 100, वीट पे 100 ये रहा। राइस का 0, राइस का 0 आपका ये, यानी ए कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। बी कॉम्बिनेशन देखोगे 90 और 1, तो 90 आपको देखना है वीट पे, तो 80 और 90 होगा आपका ये, और 1 होगा आपका यहाँ से ये, तो ये और ये आपका मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो छोटा सा पॉइंट लगा दिया मैंने। उसके बाद सी पॉइंट देखो 70 एंड 2, तो वीट पे देखोगे आप 70, 60 के बाद 70 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये आपका आएगा लगभग यहाँ पॉइंट। डी पॉइंट देखोगे 40 और 3, तो 3 और ये आपका 40 यहाँ पर। और ई पॉइंट देखोगे 4 और 0, यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। अगर आप इसी को बना भी दोगे, ड्रॉ कर दोगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट बाहर हो गया, ये आपका इस प्रकार से करवा जाएगा। देखो इस प्रकार से, ठीक, कौन केव की शेप में आएगा, केव की शेप में आएगा। ये आप अच्छी तरीके से बनाओगे तो सेम आपका शेप में आ जाएगा। चलो, तो पीपीसी कर्व यहाँ पर हमें देखने से क्या लग रहा है कि ये कॉनकेव होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप
यहाँ से देखोगे, लेफ्ट टू राइट देखोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये नीचे की तरफ झुकते जाएगा, यानी ये स्लोप्स डाउनवर्ड भी होता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका यही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी कर्व की 2 प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी पीपीसी कर्व और बना देता हूँ। देखो इस टाइप की होती है आपकी पीपीसी कर्व, यहाँ गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है, ठीक है। ये लो भाई, बन गया पीपीसी, ठीक है। ये एक ए कॉम्बिनेशन है, ये डी कॉम्बिनेशन है, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया। ये लो एक पीपीसी कर्व बन गई। अब जरा हम लोग प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछी जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है? स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब, स्लोप्स का मतलब झुकाव, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। तो जो पीपीसी कर्व होता है इसका झुकाव कैसे होता है? नीचे की तरफ। देखो मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूं। देखो जैसे आप यहां से चले आगे की तरफ, जैसे जैसे बढ़ते आओगे देखो ये नीचे की तरफ झुकते आएगी। देखो जितना भी आप आगे बढ़ोगे ये नीचे की तरफ झुकते आएगी, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सवाल ये आता है वाई पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? तो पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि जब आप, एक तो रिसोर्सेज गिवन है, दूसरी चीज आप रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को पूरा पूरा उपयोग कर रहे हो। तो जब आप रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करते हो तो एक गुड को आप तभी बढ़ा सकते हो जब दूसरे को आपको कम करना पड़े। यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों गुड्स को आप एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अगर एक को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। जैसे अभी आपने टेबल में देखा, तो टेबल में क्या हुआ, पहले हम y का प्रोडक्शन 0 कर रहे थे, फिर y का प्रोडक्शन 1 किया। तो जब y का प्रोडक्शन 0 से 1 किया तो x का प्रोडक्शन 100 से कितना हो गया? 90 हो गया। यानी एक को अगर आपने बढ़ाया तो दूसरे को आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज आपके पास गिवन है और रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होती है, तो जरा रीजन सुनो, आंसर सुनो। तो पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। तो एक ऐसी सिचुएशन जब आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो प्रोडक्शन ऑफ बोथ दी गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। आप दोनों गुड्स को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो मोर ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ लेस ऑफ गुड वाई। तो अगर आप एक्स गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको गुड वाई को कम करना ही पड़ेगा। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, और दूसरा पॉइंट अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव मैंने अगेन आपको बताया, केव यानी गुफा इस टाइप में, और वो भी केव कहाँ, कॉनकेव कहाँ? ओरिजिन। ओरिजिन समझते हो ना, ये जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका जो आपका ओ पॉइंट या जो आपका 0 पॉइंट होता है। तो अगर इस पॉइंट से अगर आप देखो, ओरिजिन से अगर आप देखो तो पीपीसी कर्व आपको कॉनकेव नजर आएगा। देखो जैसे ये ओरिजिन है आपकी, ये पेन की जो नेब है ये ओरिजिन है, यहां से आप देखोगे तो ये आपको इस टाइप में कॉनकेव नजर आएगा। अब बात ये भी है कि सर ये कॉनकेव क्यों होता है? तो कॉनकेव ये इसलिए होता है, पहला रीजन तो आपका सेम है, कौन सा? जो आपने स्लोप्स डाउनवर्ड में लगाया कि भैया रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हो तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा पाओगे, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। बट इसके साथ साथ एक रीजन इसका और भी है, वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। आपको रीजन ये देना पड़ेगा क्योंकि जब आप गुड एक्स से गुड वाई की तरफ शिफ्ट होगे, यानी आप एक को कम करोगे और दूसरे को बढ़ाओगे, तो क्या होगा? जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपका इंक्रीज होगा, वो आपका राइज होगा। तो आपको रीजन क्या लिखना है पहले वो सुनो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज व्हेन मोर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विथ एक्स गुड एंड लेस ऑफ वाई देन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। एक बार बुक की लैंग्वेज समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और ये इंक्रीज क्यों होती है, इसके बारे में बात करता हूं। पहले आप इसका रीजन समझ लो। तो देखो, इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स
मोर एंड मोर ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड देन बिफोर। तो अगर आप एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको वाई को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक गेन करेगा, दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing every additional unit of good X tends to increase in terms of loss of production of good Y। तो good X का प्रोडक्शन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू गुड Y। इसके बाद पीपीसी इज कॉन्केव टू दी ओरिजिन। आपको आंसर यहां से लिखना है वैसे तो, कि पीपीसी आपका कॉन्केव टू दी ओरिजिन होता है। क्यों? एज मोर एंड मोर रिसोर्स आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2, यानी आप अपॉर्चुनिटी 1 से आप अपॉर्चुनिटी 2 की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। गुड वाई को कम करके आप गुड एक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हो। क्या होगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी टेंड्स टू राइज, यानी वो आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। अब बात ये है कि भैया ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में बता दो। हम समझ तो गए कि पीपीसी कॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि जब आप गुड वाई से गुड एक्स की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में सुनो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। पूछोगे सर डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू गेन ऑफ आउटपुट। तो लॉस और गेन का जो रेशियो है वो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है समझो। अब देखो, आपको इतनी बात तो पता है कि अगर आप किसी ज़मीन के ऊपर जब आप पहली बार प्रोडक्शन करोगे ना तो प्रोडक्शन क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लेकिन आप एक क्रॉप को हटा के आप दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो पहले की अपेक्षा उस गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। ये बात तो आप मान लो, क्योंकि हम कह सकते हैं जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो पहली बार के प्रोडक्शन में ज़्यादा होती है। फिर एक क्रॉप आप हटाओगे तो ज़मीन की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होते जाती है। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप गुड वाई को हटा के गुड वाई को कम करके गुड एक्स को बढ़ाओगे तो ध्यान रखना लॉस तो आपका ज़्यादा बढ़ेगा। यानी पहली जो आपने क्रॉप हटाई तो लॉस आपका ज़्यादा बढ़ा, बट पहले की अपेक्षा अब गेन उतना ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यानी आपने जो पहली क्रॉप हटाई तो पहली क्रॉप से ज़्यादा कुछ हटा दोगे आप, बट आप गेन यानी आप दूसरी बार में प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाओगे जितना पहली बार में हुआ होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका लॉस तो आपका ज़्यादा होगा बट गेन उतना नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये आपका इंक्रीज होगा ही होगा। अब बताओ बात समझ गए या नहीं समझ गए? अगर समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करके पहले लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, उसके बाद मेरी आगे की बातें सुनोगे आप। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा इतना काम कर दिया है। तो अब मैं आपको एक छोटे से टॉपिक पर और आता हूं जो कि है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। अब कॉम्बिनेशन है पीपीसी कर्व में है, दो चीजें हैं, एक है अटेनेबल एक है अनअटेनेबल। पहले तो मतलब समझ लो, इसी को हम फीजेबल या नॉन फीजेबल भी बोलते हैं। समझ लो, अटेनेबल यानी जिनको आप अटेंड कर सकते हो, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिनका प्रोडक्शन पॉसिबल है वो अटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब जिनका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिनको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, जिन कॉम्बिनेशन को आप रीच नहीं कर सकते हो वो अनअटेनेबल। एग्जाम्पल देता हूं, ये आपकी पीपीसी कर्व है, ठीक। ये लो भाई, पीपीसी कर्व तो मैंने बनाई नहीं, ये है आपका वाई गुड, ये है आपका एक्स गुड, ये है आपका पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व पर मैं काफ़ी सारे पॉइंट बना देता हूँ। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया, इसके अलावा एक ये पॉइंट जी पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका एच पॉइंट हो गया। अब बताओ जरा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ए गुड का एक कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि पीपीसी कर्व के ऊपर है, आप रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ए का प्रोडक्शन हो जाएगा। बी कॉम्बिनेशन भी पीपीसी कर्व के ऊपर है, प्रोडक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ए बी सी डी अटेनेबल। साथ में अगर आप ई और एफ कॉम्बिनेशन को देखो तो जब भी आप रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करते हो तो क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट से कम आउटपुट होता है, बट आप प्रोडक्शन तो कर सकते हो ना ई और एफ पॉइंट का। तो बिल्कुल ये भी आपके कौन से हैं, अटेनेबल, ठीक। बट अगर आप देखो जी और एच, भैया जी और एच देखो, ये तो पीपीसी कर्व के बाहर ही हो गए, ये कौन से हो गए, ये हो गए अनअटेनेबल, यानी इनका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। गिवन रिसोर्सेज पे आप इतना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो पीपीसी कर्व के जो बाहर पॉइंट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे,
अनअटेनेबल या फिर नॉन फीजिबल। तो अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बट हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर हमें अपने ओपिनियन बताएं। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि हम आपसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।